सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाजका के द्वारा एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी में। इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति देते हुए मुख्य अतिथि परम आदरणीय संदीप कुमार जी, IRS मुख्य आयकर आयुक्त बरेली ने क्या कुछ अपने क्रांतिकारी संबोधन में कहा। आज हम उनके संबोधन को लेकर उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप उनके क्रांतिकारी संबोधन को अंत तक सुनेंगे और स्वयं भी लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाकर समाज का भी मार्गदर्शन करने का कार्य करेंगे। सर का स्मृति चिन्ह लाइए, सर का स्मृति चिन्ह लाइए। दूर होती है। अतिथि जब खड़े हो जाते हैं अरे नीचे रख दीजिए। पकड़ लीजिए। चंदौली के जोरदार ताली का स्वागत। थोड़ा आप लोग खड़े होकर ताली जरा बजाइए तो खड़े होकर बात तो फिर आप लोग बैठिए, साहब बोलेंगे, खड़े रहेंगे आप लोग जो है। प्लीज आप लोग बैठ, प्लीज आप लोग बैठ। कविंद्र जी, वीरेंद्र जी, भारती जी तथा अन्य सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित बाबा साहब के मिशन के लिए कमिटेड सभी उत्साही जन, देवियों और सज्जनों, मुझसे पहले के वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में, उनके संविधान के बारे में ढेर सारी बातें आपको बताई। बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियाँ दी और मुझे तो देखकर लगता है कि इन बच्चों में कितनी प्रतिभा है, जो कितनी अच्छी प्रस्तुतियाँ बना के लाए बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति। लेकिन हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है कि उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अधिक करना कितना आगे जाते हैं। साथियों, संविधान सभा या संविधान के बनने के पहले क्या पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, यानी देश की आज़ादी के पहले, और जब फाइनली संविधान बना आज के दिन, उसको समर्पित किया गया, स्वीकार किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस लंबे पीरियड में तमाम बहसें हुई, विश्लेषण हुए और जो मंथन, जो वो समुद्र मंथन था, उसके बाद जो संविधान रूपी अमृत निकले। वो ऐसा दौर था जब सारी दुनिया में जनवादी विचारों का बोलबाला था। रूसी क्रांति हो चुकी थी और फ्रांसीसी क्रांति के नारे समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हवा में गूंज रहे थे। हमारे देश के नेता, हमारे देश के बुद्धिजीवी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। बाबा साहब ने स्वयं कई लेखों में और कई अपने भाषणों में कहा कि किसी भी देश के आदर्श संवैधानिक व्यवस्था के ये 3 स्तंभ हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और तीनों एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, दूसरे के बिना तीसरे का अस्तित्व नहीं। और उनका ये भी मानना था कि
ये तीनों सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से नहीं निकले हुए हैं, बल्कि समानता और भ्रातृत्व का जो विचार है, जो सिद्धांत है, उससे बहुत पहले, हजारों साल पहले बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में जो उन्होंने भ्रातृत्व का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया, इसका ओरिजिन वहाँ से है। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान बुद्ध ने जन जन की समानता नहीं बल्कि मानव कल्याण के अपने मिशन में केवल इंसानों को नहीं बल्कि पशु पक्षियों और अन्य जीवों को भी अपनी सब सीमाएं बढ़ाकर छू लिया था। उनका मानना था कि भ्रातृत्व एक ऐसा एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है। बिना भ्रातृत्व, बिना फ्रैटर्निटी या ब्रदरहुड के कोई भी लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन वो ये भी जानते थे कि जिस व्यवस्था में वो रह रहे हैं या हजारों साल से जो व्यवस्था चली आ रही है, उसमें समानता और बंधुत्व का कोई स्थान नहीं है। जिस वर्ण व्यवस्था पर हमारा समाज टिका हुआ था, इतने हजारों साल से चला आ रहा था, उसमें उसका समानता और बंधुत्व से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। तो जानते थे इस बात को कि जिस तरह से वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई है, जिस तरह से इसको भगवान से और धर्म से जोड़ दिया गया, वो हम चाहें भी तो उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, क्योंकि यह देशवासियों के, भारतीय समाज के या हिंदू धर्म के लोगों के डीएनए में, उनके खून में बसा हुआ है। उसको उसे अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसका रीज़न भी बताया। उसको उन्होंने एक शब्द दिया कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी, मतलब कि श्रेणीगत असमानता। उन्होंने कहा कि हमारे समाज को कई ग्रेड में बांट दिया गया है, जिसमें हर ग्रेड यानी हर जाति अपने से या तो ऊंची है या नीची है, कोई भी समान नहीं है। और इसकी जड़ जो है, उन्होंने बताया कि आप लोग भी जानते हैं उस चीज़ को, ढेर सारे लोग जानते हैं कि उसको ईश्वर के साथ जोड़ दिया गया। बताया गया कि इस पुरुष ब्रह्म से, जिसने कि आकाश और पाताल बनाए, धरती को बनाए, पशु पक्षी बनाए, उसी ने इस जाति वर्ण व्यवस्था को बनाया। उसी पुरुष ब्रह्म के माथे से ब्राह्मण निकला, क्षत्रिय से तो सीने से क्षत्रिय निकला और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र निकला। उनका कहना था कि ये व्यवस्था जो है वर्टिकल बनाई गई, ऊपर से नीचे के लिए वर्णों में बांटकर, ग्रेड में बांटकर। इसको हॉरिजॉन्टल यानी समानांतर नहीं किया गया, बल्कि ऊपर से नीचे लाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये बोलते हैं कि व्यवसाय पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था या श्रम पर आधारित थी, वो झूठ बोलते हैं और लोगों में भ्रम पैदा करके बेवकूफ़ बनाने का एक माध्यम है। उनका कहना था कि ये श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। और ये चूँकि ईश्वर से इसको जोड़ दिया गया और इसकी उत्पत्ति ईश्वर से की गई, तो इसको आप चाह के भी खत्म नहीं कर सकते। और चूँकि जन्म से इसको जोड़ दिया गया, इसलिए इसकी चाबी वहीं पर बंद कर दी, उस पूरी व्यवस्था को लॉक करके उसकी चाबी बंद कर दी गई, ले ली गई। और वो आप कितना भी कोशिश कर ले, इस ग्रेडेड सिस्टम को ख़त्म नहीं कर सकते। और ये सब जानते हुए कि क्योंकि ये सिस्टम को, ऊंच नीच के सिस्टम को, असमानता के सिस्टम को हम खत्म नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कोशिश की अपने संविधान में उस तरह के प्रोविजंस लाने के लिए कि जहाँ पे इसके तीखेपन को कुछ कम किया जा सके। जो लोग उस व्यवस्था में दबे कुचले रहे, एक मेजॉरिटी 90% लोग जो वर्ण व्यवस्था की वजह से हमेशा अन्याय और शोषण और अत्याचार के शिकार हुए, उनको ऊपर लाके जो है एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाई जाए और उसके लिए तमाम तरह के प्रोविज़न लाए गए। और उसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी उसका 1 वोट और 1 वोट की एक
एक मूल है, यानी कि हर आदमी बराबर है संविधान के हिसाब से। आदमी आदमी में भेद नहीं कर सकते आप जो है, और स्वतंत्र देश का नागरिक है वो, आप जो है वो नागरिक और सबके समान अधिकार है, सबके समान कर्तव्य है। इसके साथ ही जो अभी हमारे साथियों ने बताया, हमारे पूर्व वक्ताओं ने, प्रिंस जी ने बताया कि कैसे संविधान में वो प्रोविजंस लाए गए समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए। आरक्षण का संविधान लाया गया कि जो लोग नीचे रह गए, फांसी पर रह गए इतने हजारों साल से, उनके साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ उसको दूर करने के लिए उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और मेन स्ट्रीम में ला के उनको बराबरी पर लाया जाए, ताकि एक हम कुछ लोगों का भला ही ना करें बल्कि एक स्वस्थ समाज का और स्वस्थ देश का भला करें। एक लार्जर पर्सपेक्टिव था उनका, पूरे देश के बारे में सोचते थे, पूरे समाज के बारे में सोचते थे कि कैसे नीच और ऊंच का भेद खत्म हो, सब लोग समान हों, सबको समान अवसर मिले और सबको समान इज्जत मिले, उनको उनके रिस्पेक्ट मिले उनको। लेकिन साथियों, जब ये संविधान बना, तमाम प्रोविजंस लागू हुए और कई सारे लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। मेन स्ट्रीम में भी आने लगे हैं काफ़ी लोग और अपनी आवाज़ भी उठाने लगे हैं। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं उनको ये परिवर्तन पसंद नहीं आया। ये जो उपलब्धियां हैं, जो दबे पिछले लोग जिनको कुछ उपलब्धियां मिली हैं, कुछ सशक्त बने हैं, मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनको पसंद नहीं आ रहा है। एक नए संविधान, इस पुराने संविधान को रिप्लेस करके उसकी जगह एक नए संविधान को लाने की बात चल रही है आजकल बड़े जोरों से, एक इनडायरेक्ट रूप में। आजकल सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार है, आप रोज़ सुनते होंगे लोगों के मुंह से सनातन धर्म और उसको बचाने की बात चल रही है। कोई लेकिन उनको ये नहीं बताता है कि सनातन धर्म के सिद्धांत क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, उसका संविधान क्या है, कोई नहीं बताएगा इस बात को। लेकिन बातें सब लोग करेंगे कि सनातन धर्म को बचाना है, उसको संरक्षित करना है। लेकिन सच्चाई ये है साथियों कि सनातन धर्म का एक ही संविधान है, वो है मनुस्मृति का संविधान, मनुसंहिता जिसको बोलते हैं। संहिता को हिंदी में संविधान भी बोला जाता है। और वो जो कोड है मनुसंविधान का, मनुसंहिता का या मनुस्मृति का, उसको सनातन धर्म के माध्यम से फिर से वापस लाने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्ट तरीके से। एक बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड है, आपको हमको सबको समझ के इसको देखना चाहिए, इसको इसके बारे में विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। क्योंकि अगर फिर से वो बातें आ गई जिसके बारे में अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने गीतों में, विद्यावती जी ने बताया, अपने गीत में बताया था उस समय के हालात के बारे में कि किस तरह जो है वर्ण व्यवस्था के नाम पर किस तरह अत्याचार किया जाता था, किस तरह अन्याय किया जाता था। हमने चाहते कि वो इस सिद्धांत के माध्यम से, सनातन के माध्यम से वो व्यवस्था को कैसे साथियों, इस संविधान में बाबा साहब जानते थे कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है उनके सामने, जो इतिहास उन्होंने देखा था, जो उन्होंने भुगता था, स्वयं में भुगता था। खुद जो है उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, 9 भाषाओं के जानकार थे और इतने विद्वान व्यक्ति थे जो अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी दुनिया की नामी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए थे, इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन जाति के नाम पर एक ऐसे लोग जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं हुआ करती थी, वो उनके सामने किस तरह का बिहेव करते थे और किस तरह उनके सामने नहीं आना चाहते थे, छूना नहीं चाहते थे। उन्होंने खुद भी भुगता था और अपने समाज के लोगों को भी देखा था किस तरह उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होता रहा है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजंस भी थी। उन्होंने अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए कानून लेके आए, संविधान में उसका प्रोविजन किया गया। और सबसे बड़ा जो सबसे पोटेंट जो प्रोविजंस लेके आए वो आरक्षण का,
सिद्धांत था, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि नहीं, फोर्सफुली लोगों को अपने स्तर से उठाना है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है और बिना आरक्षण दिए उनको मेन स्ट्रीम में लाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो समाज की शक्तियाँ हैं उनको आगे आने नहीं देंगी, जैसा कि इतिहास में अब तक होता है। इसलिए उन्होंने सत्ता को या देश को या संविधान के माध्यम से मजबूर किया कि लोगों को रिजर्वेशन के माध्यम से उनको ऊपर उठाया जाए, उनको सत्ता में भागीदार किया जाए और मेन स्ट्रीम में लाया जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा विषयांतर हो के जो है उस आरक्षण की बात नहीं, मैं दूसरे आरक्षण की बात करता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो आरक्षण मिला तो उसके बाद कुछ लोग जो हमारे लोग जो नौकरियों में आए, सेवाओं में आए हैं, देखा ये गया कि जब वो सेलेक्ट होके आते हैं तो मुश्किल से 1 या 2% कम मार्क्स होते हैं उनके, थोड़ा सा नीचे रहते हैं, सेलेक्ट होके आते हैं। लेकिन उस एक एग्ज़ाम की वजह से ज़िंदगी भर उनको कोटे वाला या इनकॉम्पिटेंट कह के हरस किया जाता है, अन्याय किया जाता है और असमानता का शिकार बनाया जाता है। पूरा कैरियर वो उसी निराशा और इसी माहौल में बिता देते हैं, अपने को इनकॉम्पिटेंट मानते हुए। भले वो कितना भी अच्छा काम करें, कितना भी काबिल हों, और जैसा उदाहरण दिया गया है, डॉक्टर शंखवार जैसे लोग बैठे यहाँ पे हैं जो कितने काबिल हैं, जिनका नाम है अपनी फैटर्निटी में, अपनी मेडिकल फैटर्निटी में, और वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स जो है माना जाता है। इस तरह तमाम लोग ऐसे हैं जो निहायत और योग्य और कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन क्योंकि उस एग्ज़ाम से आए तो हमेशा पहला नज़रिया उनको देखने का यही होता है कि ये तो रिजर्वेशन से आए हैं और इनकॉम्पिटेंट हैं और कोटे वाले लोग हैं। अब मैं दूसरे वाले रिजर्वेशन की बात करना चाहता हूँ, इसके कंपेरिजन में। एक अनुमान है कि हमारे देश में करीब 30 लाख मंदिर हैं, 30 लाख। इन मंदिरों की संख्या हमारे शैक्षणिक संस्थान और हॉस्पिटल्स को मिला दी जाए उनसे भी ज़्यादा है। क्योंकि 6 लाख तो गांव हैं, एक गांव में अगर 3-4 मंदिर भी हैं और उसके अलावा शहर और कस्बे हैं, सबको मिला लिया तो 30 लाख मंदिर बनते हैं। एक मंदिर बनता कैसे है? हमारे आपके जैसे लोग उसमें सहयोग करते, धन का सहयोग करते हैं, डोनेशन देते हैं, और कई बार कोई ज़्यादा बड़ा भक्त हुआ तो अकेले भी दान दे देता है, तो पैसे का इंतजाम वहाँ से कर दिया जाता है। श्रम का योगदान हमारे आपके बीच के लोग ही करते हैं। तो जनता के पैसे और जनता के श्रम से जब मंदिर बन जाता है तो उस मंदिर बनने के बाद कहीं से पंडित जी आते हैं और उसमें पुजारी बन के बैठ जाते हैं। उसके लिए किसी योग्यता की ज़रूरत नहीं है, न उनको एग्ज़ाम पास करना है, न किसी स्किल की ज़रूरत है, न पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। एक बार पुजारी बनने के बाद उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं? उनका रेगुलर सोर्स का इनकम हो जाता है, उनको समाज में पूरी प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, पूरी सोशल सिक्योरिटी मिलती है, और वो जगह उनके लिए रिजर्व हो जाती है। कोई दूसरा नहीं बैठ सकता उस पुजारी के पद पर, केवल पंडित जी बैठेंगे। और केवल वही नहीं, उनके बाद आने वाली 10 पीढ़ियाँ उस जगह पे बैठी रहेंगी, उनके लिए भी उन्होंने वो जगह रिजर्व कर ली। तो 30 लाख मंदिर हैं, 30 लाख रिजर्वेशन हैं, जिसके लिए इस रिजर्वेशन के लिए केवल एक ही योग्यता है कि आप जन्म से किस जाति में पैदा हुए, न पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, न स्किल की ज़रूरत है, कुछ नहीं। और उनको उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता। एक दूसरा रिजर्वेशन है जहाँ काबिलियत से लोग पढ़ के आते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, और उनको डिग्रेड करके जो है कोटे वाला और जो है उनको इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो साथियों, ये सब चीज़ें हैं, ध्यान देने की बात है। और इस तरह के रिजर्वेशन के बारे में केवल यही एक मैंने तो एक उदाहरण दिया, बाकी आर्थिक क्षेत्र में जाइए, सामाजिक क्षेत्र में जाइए, इस तरह के अघोषित रिजर्वेशन आपको हर जगह मिलेंगे।
जहाँ कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, दूसरे कि आप कितने भी काबिल हो जाइए, आपकी एंट्री वहाँ नहीं होनी होगी। तो साथियों, ये सब देखने की, सोचने की बातें हैं, इस पर मनन करने की ज़रूरत है। और संविधान में जो हमको बाबा साहब ने जो तमाम अधिकार दिए हैं, उसके लिए लड़ने की भी ज़रूरत है। और तमाम सामाजिक जो ताकतें हैं हमारे खिलाफ हैं, जो पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं, या जो लोग उभर के आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उसमें आने नहीं देना चाहिए। उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है, उसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने खुद ही एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, सब लोग जानते हैं, आप लोग शिक्षित बनो, संगठित बनो, संगठित और संघर्ष करो। और जैसा कि बताया गया कि उन्होंने एक और नारा दिया था, पे बैक टू सोसाइटी, कि हम लोग जो लोग थोड़ा समर्थ हो गए हैं, अपने के साथ जो है अपनी देखभाल तो करेंगे, लेकिन समाज के बाकी लोगों के बारे में भी सोचें जो उस स्तर पर नहीं उभर सकता, अगर उनकी सहायता करें, उनको ऊपर उठने में सहायता करें। हालांकि बाबा साहब खुद जो है बड़े निराश थे बाद के दिनों में, बाद के जो है बाद के जो घटनाएं थी, जो बाद का जो विकास था संविधान लागू होने के बाद, उसको देखकर काफ़ी निराश हुए थे और नाराज़ भी थे। जैसा कि उन्होंने एक आगरा में एक जनसभा हुई थी, एक रैली हुई थी 18 मार्च 1956 को, संविधान लागू होने के 6 साल के बाद। उसमें उन्होंने दुख भी प्रकट किया था कि उन्होंने कहा था कि मैंने सोचा था और मैं देख भी रहा हूँ कि मेरे बाद जो है संविधान लागू होने के बाद कुछ लोगों ने शिक्षा प्राप्त करके ऊपर उठे हैं और ऊपर उठ के उन्होंने अच्छी अच्छी पोजीशंस भी पाई है। लेकिन मैं दुखी हूँ ये सोचकर, ये देखकर कि उन्होंने क्लर्क शब्दों की यूज़ किया कि बड़े और छोटे क्लर्क अपने परिवार की सेवा तक सीमित रह गए। अपने लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है, जिसके प्रति उनकी जिम्मेदारी थी और जिसके लिए उनसे अपेक्षा भी थी। तो साथियों, फिर उन्होंने एक और बात कही उसी सभा में कि मेरी जो पोजीशन है, मैं एक ह्यूज पिलर की तरह हूँ जो समाज के स्ट्रेंथ को संभाले हुए अभी तक, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे बाद इस समाज रूपी टेंट का क्या होगा। तो साथियों, हम उतने बड़े ह्यूज पिलर तो नहीं बन सकते, लेकिन छोटे छोटे पिलर बन के इस समाज को संभाल सकते हैं, उसको अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए और कार्यान्वित भी करना चाहिए। धन्यवाद।